नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर और मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। तो आज के हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर मैं आप सभी को 12 जिले के अंदर हुई बड़ी घटना से अवगत करवाने जा रहा हूं, जिसके चलते हुए 12 जिले के अंदर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। आखिर ये कर्फ्यू लगाने के पीछे की वजह क्या है और यह कर्फ्यू क्यों लगाया गया और 12 जिले के अंदर ऐसी क्या बड़ी घटना हुई है, उन सभी से मैं आप सभी को आज अवगत कराने जा रहा हूं। आप सभी को बता दूं, ये मामला आज से नहीं, ये मामला शनिवार से स्टार्ट हुआ था, जहां पर शनिवार को गाड़ी लगाने और फल खरीदने के दौरान एक व्यक्ति को टिप्पणी का सामना करना पड़ा था और दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर धारदार चाकू से हमला भी कर दिया। जब यह हमला किया गया तो वह घायल हो गया और घायल होने के बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन कल दोनों पक्षों के लोग जब आमने सामने हुए तो दोनों पक्षों के लोगों के बीच में पथराव हुआ है और कई दुकानों के अंदर आग भी लगा दी गई है। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर पथराव कर रहे लोगों को समझाइश कर रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माने तो पुलिस को वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। और इसी के अंदर और भी कई वारदातें हुई हैं जिनसे मैं आप सभी को अवगत करवाऊंगा खास रिपोर्ट से। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बारां जिले के छबड़ा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित भी कर दिया गया, क्योंकि सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं जिस दौरान कई दुकानें और वाहनों में आग लग गई, जबकि अन्य दुकानों को लूटा गया। पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक स्थिति की समीक्षा भी की है। पुलिस ने बताया कि रविवार को विभिन्न समुदाय के 2 गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया और 6 दुकानों में आग लगाने के बाद आसपास खड़े वाहनों में आग लगा दी। कुछ दुकानों पर लूटपाट भी की गई और भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जिलाधिकारी ने शाम को कर्फ्यू लगाने की घोषणा की और बाद में मंडल आयुक्त ने इंटरनेट को निलंबित करने की घोषणा की है। रविवार को ही झड़प शनिवार को एक घटना की जानकारी मिली, जब अहमदपुरा के रहने वाले कमल सिंह को फल खरीदने के दौरान टिप्पणियों का सामना करना पड़ा और मामला तब बढ़ गया जब दूसरे पक्ष ने धारदार चाकू निकाल लिया। वहां मौजूद दुकानदारों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी बीच 2 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले करके जाया गया। घटना के बाद लोग स्थानीय थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ कर उन्हें हिरासत में भी लिया और हालांकि रविवार को इस इलाके में कुछ लोग जमा हो गए, जबकि दूसरे समुदाय के लोग भी वहां आए और जैसे ही दोनों समुदाय के सदस्य आमने सामने आ गए, उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया और आगजनी और लूटपाट से मामला भी बढ़ गया। फायर ब्रिगेड ने भी तोड़फोड़ की। इससे पहले कि पुलिस मौके पर बल का प्रयोग किया गया है, उससे पहले वहां पर कई हादसे हो गए। पुलिस ने उनको समझाइश कर कहा और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। राजस्थान के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोविड-19 के कारण चल रही स्थिति के मद्देनजर राजस्थान में कक्षा 6 और 7 के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात की घोषणा भी की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि छात्र हित में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार घूस के मामले में एसीबी कार्रवाई कर रही थी और एसीबी एक बार फिर कल एक्शन मोड के अंदर दिखाई दी है, जहां पर एसीबी ने घूस के मामले में सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी पहले, तो वहीं अब एसीबी ने कल राजस्व मंडल के 2 व 1 दलाल को गिरफ्तार भी किया है।
यह सभी आप सभी को बता दूं कि पहले तो रिश्वत के बदले में अश्वत का खेल सामने आ रहा था, तो कहीं पर रिश्वत का खेल सामने आ रहा था। लेकिन इसमें रिश्वत को रिश्वत नहीं कहा जाता है, इसमें रिश्वत को किलो के हिसाब से बताया जाता है। जी हाँ, ये नई बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जिसके अंतर्गत वह तीनों जब रिश्वत मांगते थे या कोई भी कार्य करते थे तो वह 1 लाख रुपए को 1 किलो बताते थे, जिससे वह फंस भी ना सके और उनकी आसानी से बरी भी हो सके। लेकिन जब एसीबी ने इस पर कार्रवाई करी तो एसीबी ने कल राजधानी जयपुर के मानसरोवर में स्थित मेट्रो स्टेशन से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन के रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया गया है। यानी कि अब रिश्वत के बदले किलो का हिसाब से रिश्वत ली जाती है। 1 किलो और 1 लाख दोनों समान बताए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कल 12 के अंदर घमासान देखने को मिला है, जिसमें शनिवार को दिन दहाड़े शाम को दुकान के आगे बाइक लगाने को लेकर के 4-5 लोगों ने बाइक सवार की चाकू मार करके हमला किया था उसके ऊपर। और कल यह मामला बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने वहां पर उपद्रव मचाया है। और यह उपद्रव इतना छोटा उपद्रव नहीं था, ये उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव था, जिसके अंतर्गत वहां पे पुलिस प्रशासन को उन पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दोनों ने वहां पर अपने अपने पक्षों में अपने अपने एरिए में दुकानों में आग लगाई है, तो वहीं डंपर के अंदर भी आग लगाई गई है। और इसको रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायर भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पुलिस को इस हद तक जाना पड़ा कि वह लाठी चार्ज भी करे और उन सभी को अपनी जगह से भगा दे। और पुलिस ने ऐसा ही करके अपनी इस 12 जिले के अंदर हालत पर काबू पाया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोग फिर भी आप सभी सतर्क होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर डरावने आंकड़े राजस्थान के अंदर देखने को मिले हैं, जिसमें 5105 कोरोना के नए संक्रमित देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि जिसमें सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर 864, जयपुर के अंदर 648, जोधपुर के अंदर 666 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 10 लोगों की कल राजस्थान के अंदर कोरोना वायरस से मौत भी होती हुई नजर आई है। साथ आप सभी को बता दूं कि पहले 1 महीने पहले राजस्थान के अंदर कोरोना के पूरे राजस्थान में 300 से 400 केस सामने आ रहे थे और उससे पहले तो यह केस 100 तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब यह केसों का आंकड़ा हजारों तक पहुंच चुका है और 5105 तक पहुंच चुका है। यानी अब सावधानी बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो सरकार इस पर सुनवाई करके लॉकडाउन पूर्ण तरह से घोषित भी कर सकती है। तो इस सभी के लिए आप सभी सावधान हो जाएं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के रानी सती नगर के अंदर एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को कल रात को गोली मार दी गई है। उसकी जांघ में अंदर गोली मारी गई है। जब वह दुकान का कलेक्शन लेकर के घर जा रहा था तो बदमाशों ने उसकी जांघ पर गोली मारी और 7 लाख रुपए लूट करके फरार भी हो गए हैं। जब उनका पीछा किया गया पड़ोसी के द्वारा जो वहां पर मौजूद था बाहर, वह भी कहीं और से आ रहा था, और जब उसने ये घटना देखी तो उसने उन बदमाशों का पीछा किया। जब बदमाशों का पीछा करने के लिए वह उनके पीछे पीछे गया तो बदमाशों ने उस पर भी गोली मारी और गोली मारने के बाद में वह गोली उसको ना लगते हुए जमीन में जाकर के लगी है, लेकिन उसको कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूटर की गोली लगी है उसका इलाज अभी भी अस्पताल के अंदर जारी है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पुलिस की गश्ती दल से बड़ा हादसा होते होते टल चुका है। अग्निकांड में 4 गाय पाटोल टूटी और मवेशियों का चारा भी खराब हो गया है। और यह पूरा मामला उपखंड रामगढ़ पचवारा के तुंगा रोड पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। तो वहीं तंगा रोड पर पुलिस की गुजरती गश्त के दौरान उठ रही थी आग की लपटें और अग्निकांड। पीड़ित भगवान कटारा सो रहा था अपने मकान के अंदर।
तो वहीं मकान के पास ही मवेशियों के बाड़े में बीती रात्रि लगभग 12:15 पर अचानक आग लग गई है और पुलिस के गश्ती दल ने अग्निकांड से मवेशियों को बाहर भी निकाला और पुलिस के गश्ती दल ने कंट्रोल रूम को सूचना करके मालिकों को जगाया है। साथ ही साथ आग की लपटें उठती देख रात्रि में सरपंच घनश्याम खटीक भी घटनास्थल पर पहुंचे और जब तक पानी बुझाने की गाड़ियां नहीं पहुंची तब तक पुलिस वहां पे मशक्कत करती रही है। साथ ही साथ अग्नि यंत्र के आते आते हुए विलंब भी हुआ है, उसमें भी पानी कम होने से उसने भी अपना दम तोड़ दिया और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से अग्नि पर काबू पाया गया और पुलिस की गश्ती दल के चलते हुए अग्निकांड के पास रखे बल्ली फंटे और मवेशियों की जान बचती हुई नजर आई है। साथ ही साथ क्षेत्र में आगजनी की कई घटना होने के बाद भी उपखंड कार्यालय अग्नि यंत्र से वंचित नजर आ रहा है। रात्रि गश्त के दौरान पेट्रोल पंप के पास से हमें इधर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। हम तुरंत वहां से मौके पर आए और आके देखा तो पेट्रोल पोस्ट के पास छप्पर वगैरह में अग्नि प्रचंड रूप से लग रही थी। हमने साइड में देख के बंधी हुई मवेशियों को, जानवरों को, इनको खोला सभी ने, आसपास के लोगों को जगाया, जिससे बड़ा हादसा होता हुआ टल गया। और फिर आपने सूचना दी इसको दमकल को सूचना दी, दमकल को बुलाया, को फोन कर उनको बुलाया, लाइट वालों को सचेत किया और मालिक को कुल मिला के पुलिस की गश्त की बदौलत एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, यही कहा जा सकता है। आपका नाम? बल्कि सभी ने प्रयास किए। मेरा नाम कांस्टेबल सुखराम। अग्निकांड में कितना नुकसान हो गया? अग्निकांड में कितना नुकसान हो गया? 200 मन तोड़ा और 4 के पेट्रोल टूट गए सर। 4 का पता कैसे लगा? पता रात को पुलिस वालों ने, थाने वालों ने बताया। गश्त के थाने दौरान वाले जगाए मेरे को, पुलिस वाले। अच्छा, तो यहाँ आग लग रही थी? आग लग रही थी, इन्होंने मेरे को जगाया। अच्छा, और इन्हें मेरे गाय भैंस खोल के और बाहर निकाली। अच्छा, पुलिस ने सारी व्यवस्था की। मतलब पुलिस ने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया पुलिस की बदौलत, गश्त की पुलिस की बदौलत। बदौलत। अग्निकांड की सूचना कैसे मिली आपको? मैं अपने घर से बाहर निकला था, सोते हुए जगह था, उतने में सामने इधर से घर से लपटें उठ रही थी अग्नि की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से तुरंत मैं दौड़ के यहाँ आया। यहाँ आके देखा गश्त की पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई है। उन्होंने एडवांस से सूचना दे दी, दमकल वालों को सूचना कर दी और पुलिस प्रशासन ने अपने गश्त के दौरान गश्त दल ने जो लेकिन सरपंच साहब लेकिन दमकल की तो यहाँ जान निकल गई आते आते ही, पानी नहीं था उसके अंदर। तो कमी है इसमें क्या कहना चाहोगे आप? विभाग की लापरवाही है, इसमें मुस्तैद रहना चाहिए। दमकल वालों को हमेशा एडवांस तैयारी में रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन, गश्त टीम को मैं बहुत अभी भी आग लगी हुई है, धुआं उठ रही है और अगर दमकल में अगर पानी होता तो शायद आग बुझ जाती। अब आग पे काबू पा लिया गया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, जन धन की कोई हानि नहीं हुई है। और जो भी अग्निकांड से पीड़ित है उसकी सरकार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से जो मदद होगी उसका बरकस प्रयास करेंगे मदद दिलाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बढ़ते इस कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, रोजी रोटी बचाने के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते ताकि आजीविका चलती रहे, लेकिन जीवन बचाना भी ज़रूरी है और हमें सख्ती करनी होगी। शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को पहले कम किया और अब और कम करेंगे। गहलोत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर ओपन वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरोना गाँव में नहीं फैला था, लेकिन अब इससे मरने वालों में 30% संख्या गांव से ही है। अजमेर की राजस्व मंडल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी ने सीनियर आरएएस अफसर सुनील शर्मा और आरएएस बीएल मेहरा और दलाली करने में आरोपी वकील शशिकांत जोशी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एसीबी कोर्ट के जज के घर में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगा। कोर्ट ने केस की पत्रावली पढ़ने के बाद में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है।
RAS सुनील शर्मा और BL मेहरा अजमेर में राजस्व मंडल बोर्ड के सदस्य हैं। पिछले कई दिनों से मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में DG BL सोनी, ADG दिनेश MN और अजमेर ACB के SP समीर सिंह के सुपरविजन में तीनों आरोपियों पर शनिवार देर शाम को शिकंजा कसा गया था। शनिवार रात और रविवार रात को दोनों RAS के जयपुर के वैशाली नगर और बापू नगर स्थित घर और अजमेर में शशिकांत जोशी के आवास पर तलाशी की, जिसमें करीब 90 लाख रुपए की रकम और कई बेशकीमती संपत्तियों की जानकारी मिली है। फिलहाल तीनों आरोपियों से ACB मुख्यालय में पूछताछ का दौर जारी है और अब तीनों आरोपियों को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों अधिकारी अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू से जुड़े मामलों में फैसले देने या बदलने की एवज में घूस लेते हैं। पाली जिले में कोरोना महामारी की बढ़ती दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देश से हर उपखंड मुख्यालय पर विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इससे विशेष बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित सभी विभागों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जिले में लगातार सप्ताह भर से बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने और फैलने से रोकने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इस विशेष बैठक में वैक्सीनेशन को तेज करने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करवाने का अनिवार्यता लागू करने का निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां मरीजों की संख्या 5 गुना तेजी से बढ़ी, तो वहीं वैक्सीनेशन का ग्राफ भी 27 गुना तक बढ़ गया। राजधानी जयपुर में 16 जनवरी से 8 अप्रैल तक 7,245 वैक्सीनेशन कैंप में 8.41 लाख पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। हालांकि डर और भ्रम के चलते हुए 16 जनवरी से 31 मार्च तक वैक्सीनेशन कैंप में काफ़ी कम लोग पहुंचे हैं। 22 मार्च के बाद से जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई। 16 जनवरी से 31 मार्च तक यानी 75 दिन में 4,07,644 डोज लगी हैं, यानी औसतन 5,435 डोज रोजाना लगी। लेकिन अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गई और औसतन रोजाना लगने वाली वैक्सीन का आंकड़ा 54,098 तक पहुंच चुका है। इधर रविवार रात को कोविशील्ड की 4 लाख डोज पहुंचने से वैक्सीनेशन में तेजी और होगी। रविवार को 77 इलाकों में 648 नए केस मिले और एक की मौत भी हुई है। राजधानी में अब तक 66,968 पॉजिटिव मिल चुके हैं और रविवार को कोरोना से एक मौत भी हुई और फिलहाल 5,878 केस एक्टिव भी हैं। सोडाला में 46, झोटवाड़ा में 43, मानसरोवर शास्त्री नगर में 22, जवाहर नगर वैशाली नगर में 21, प्रताप नगर में 20, सांगानेर विद्याधर नगर लालकोठी में 19, सेंट्रल जेल जगतपुरा में 17 केस सामने आए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर फुलेरा के अंदर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। फुलेरा में रेल परिसर स्थित रेलवे सामुदायिक भवन पर रविवार को ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल ब्लड सेंटर एवं गुरुकुल ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 256 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से कुल 177 यूनिट रक्तदान किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जोनल सचिव BL बैरवा ने की है, जबकि मुख्य अतिथि फुलेरा विधानसभा के कांग्रेस प्रतिनिधि विद्याधर सिंह चौधरी रहे हैं। विशिष्ट अतिथि जोनल अध्यक्ष टीकाराम मीणा, JC बैंक अध्यक्ष गेसाराम नरेडिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश वर्मा सहित नगर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल रहे हैं। कार्यक्रम आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों का माला व साफा बना करके स्वागत सम्मान किया गया और इसी अवसर पर रामस्वरूप बैरवा, मोहनलाल मीणा, कैलाश नारायण मीणा सहित कई लोग वहां उपस्थित रहे। और बाबा साहब के यादगार में जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जो
ढूंढकर इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था, मैं समझता हूँ, मैं मेरी भावना बता रहा हूँ, वो स्थान हम लोगों ने नहीं दिया। शिक्षा के, स्त्री शिक्षा के रूप में ज्योतिबा फुले अग्रणी माने जाते हैं। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा जिले के अंदर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने चिरंजीवी योजना को लेकर के समीक्षा बैठक की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के विधानसभा लालसोट की पंचायत समिति सभागार लालसोट और उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर आज प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक दिन में 2 जगह पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लोगों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ पहुंचाएं। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा आज 11 बजे से 2 बजे तक उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहने लगे कि योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे और अधिक से अधिक इस योजना का प्रचार प्रसार भी हो, जिससे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पाए। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की समीक्षा बैठक के दौरान एसडीएम सरिता मल्होत्रा, नायब तहसीलदार धन्नालाल बैरवा, विकास अधिकारी योगेश मीणा, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, सरपंच घनश्याम खटेक सहित उपखंड मुख्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं आज प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने लालसोट के पंचायत समिति सभागार में भी 2 बजे से 4 बजे तक अधिकारियों की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस दौरान वैक्सीनेशन और कोविड को लेकर के भी चर्चाएं की गई हैं। समीक्षा बैठक के दौरान एसडीएम गोपाल जांगेड़, ईओ सीमा चौधरी, विकास अधिकारी योगेश मीणा, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी धीरज शर्मा, तहसीलदार सीमा गुमावत सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बस्सी क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां पर बस्सी क्षेत्र के जटवाड़ा के अंदर देर रात को ट्रक ड्राइवर की नींद लग जाने से ट्रक पुलिया के नीचे आधा झूल गया है। बस्सी क्षेत्र के जटवाड़ा पुलिया पर देर रात करीब 12 बजे ड्राइवर को अचानक नींद आने से ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया पर लटक गया। ट्रक में चालक व परिचालक ट्रक से पुलिया के नीचे गिर गए। मौके पर जटवाड़ा पुलिस प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को एसएमएस अस्पताल भिजवाया गया और यह व्यक्ति शाहपुरा के बताए जा रहे हैं। वहीं 24 मई को गुर्जर समाज आरक्षण में शहीदों की याद के अंदर यह दिवस बलिदान दिवस मनाया जाएगा। 24 मई 2021 को गुर्जर समाज आरक्षण के शहीदों की याद में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। 11 अप्रैल आप सभी को बता दूं कि शाम को 4 बजे गुर्जर शहीद स्मारक सिकंदरा में गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक निर्माण समिति की बैठक का इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई और बैठक का शुभारंभ गुर्जर आरक्षण में बलिदान देने वाले 72 गुर्जर वीर पुत्रों के चिन्हित स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर वीर शहीदों को नमन करने के साथ एवं गुर्जर आरक्षण में शहीद अमर रहे किनारे से पूरा सिकंदरा गूंज उठा है। सभा के आरक्षण में गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज गुरैया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभा में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद स्मारक निर्माण को लेकर के अपने विचार एवं सुझाव रखे हैं। इसी कड़ी में सैनिक न्याय संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष विजेंद्र बासड़ा ने इस कार्य के लिए खोले गए बैंक अकाउंटेंट का पूरा ब्यौरा देते हुए समिति के रजिस्ट्रेशन को लेकर के मौजूद समाज सेवियों को अवगत करवाया है। जयपुर से पधारे कर्नल देवानंद गुर्जर ने अपनी बात रखते हुए गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक निर्माण को लेकर के समाज में युवाओं के समर्थन एवं जागरूकता फैलाने के लिए धन्यवाद भी जताया। उन्होंने बताया कि 24 मई 2021 के दिन शहीद स्मारक सिकंदरा में बलिदान दिवस
हर साल की तरह मनाया जाएगा और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर के मई के प्रथम सप्ताह में एक विशेष बैठक के आयोजन एवं समिति के सदस्यों से बलिदान दिवस के दिन कार्यक्रम को सफल मनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया है। बैठक में हरि सिंह बासड़ा, बाबूलाल मरियाड़ा, भूतपूर्व सैनिक विजेंद्र गुर्जर, कैप्टन धर्म सिंह फौजी, कैप्टन राजाराम फौजी, जगदीश अमर सिंह बच्चेका, देशराज डोई झंझड़, कृष्ण मुरारी गुर्जर, सुमेर गुर्जर, इंद्रजीत प्रभाकर उपस्थित रहे। सर, जो आज ये शहीद स्थल पे छोटी सी एक मीटिंग रखी हुई है आपके द्वारा, तो कृपया आप बताएंगे कि ये मीटिंग किस संबंध में रखी गई है? ये मीटिंग में आपको जिस जगह हम खड़े हैं, ये सिकंदरा का गुर्जर शहीद स्मारक के नाम से जानी जाती है जगह जी। और जो आज एक सभा रखी गई थी, वो सभा गुर्जर आरक्षण शहीद स्मारक निर्माण समिति की ओर से रखी गई। और वो हमारी समिति ये प्रयास कर रही है कि यहाँ पर किस प्रकार से गुर्जर समाज का इन 72 शहीदों का एक स्मारक बना पाए, जिससे कि उनके बलिदान को समाज और आने वाली पीढ़ियाँ याद रख सकें। इसके अंदर 2-3 मुख्य बातें हुई। पहला बिंदु ये था कि हमारे पुराने अध्यक्ष श्री गौरैया साहब, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। उनके बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने आगे किस प्रकार से इस स्मारक का निर्माण करना, उसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चा के 2-3 मुख्य बिंदु निकल के आए कि एक तो हमारा अकाउंट इसका खुल चुका है, उसमें कुछ समाज के पैसे आए भी हैं जी। और जो समिति है उसको विस्तार करने की चर्चा हुई और उसमें फैसला किया गया कि इसमें शहीद परिवार और चंद एक सैनिकों को ही इस समिति में रखा जाएगा, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला, बाकी समाज पूरा उनका समर्थन करने के लिए पूरा वैसे सदैव तत्पर है। दूसरी बात निकल के आई कि जो आने वाली 24 मई को जो बलिदान दिवस जो गुर्जर समाज मनाता है हमारे इन वीर पुत्रों की याद में, तो उसको एक बड़े रूप में मनाने का फैसला किया समिति ने और इसी स्थान पर 24 मई को मनाया जाएगा जी। उसके मनाने के पहले, क्योंकि कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सकता है, तो ये भी फैसला किया गया कि इस निर्माण का जो कार्य होगा उसके बाद में शुरू किया जाएगा, करीब 30 मई या जो भी कमेटी फैसला करेगी। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि मई के पहले वीक के अंदर उस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और पूरे समाज में तब तक ये चर्चा की जाएगी कि भाई किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को मनाएं, बलिदान दिवस को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं पूरे जो भी मेरी बात पहुंच रही है, पूरा देश और पूरे दुनिया भर के गुर्जर समुदाय और बाकी भी सारे राष्ट्र भक्तों से मेरा निवेदन है कि देखिए, दुनिया में पहला एक एग्जाम्पल है जहाँ पर सरकार के द्वारा 72 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार, बिना लाठी, बिना डंडे सड़क पर बैठ करके अपनी मांग रख रहे थे। और वो एक हमारे गुर्जर समाज के थे और उनकी आरक्षण की मांग को लेकर के था। पर चलिए, वो पुराना किस्सा हो चुका है। अब इतना ही आग्रह है कि यहाँ एक भव्य स्मारक बने, गुर्जर समाज का बने, किसी व्यक्ति विशेष का ना बने। इसके लिए हमारा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका सहयोग मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय जय गुर्जर। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश अधिवेशन कृषि प्रबंध संस्थान संपन्न हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी एम्प्लॉयज से संबद्ध राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का प्रदेश अधिवेशन कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है, जिसमें समिति के अध्यक्ष राजस्थान बैंक यूनियन एम्प्लॉयज के प्रदेश महासचिव महेश मिश्रा का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। अधिवेशन में 63 सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित की गई, जिसमें बनवारी लाल मीणा अध्यक्ष, केशव कुमार व्यास महासचिव एवं मुकेश गौतम वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 25 पदाधिकारी एवं 38 कार्यकारिणी सदस्य मौजूद हैं। का पूरे राज्य स्तर का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं उसके वास्ते विशेष एटक की तरफ से सेंटर से पहुंची हूँ। इस वक्त देश के अंदर जो विभिन्न सेक्टरों का निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बिजली विभाग भी है जिसके निजीकरण की प्रयास की जा रही है। तो लाजमी बात है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जहां आम निजीकरण का रास्ता अलग अलग सेक्टर्स में, उसके विरोध के साथ साथ बिजली
किसानों की भी आवश्यकता है और बिजली, एजुकेशन और हेल्थ की भी आवश्यकता है। इसलिए जितने सोशल सेक्टर्स हैं उनमें बिजली की आवश्यकता होगी काफ़ी सस्ती दरों में, और अगर निजीकरण में जाता है तो वो सब बंटा ढार हो जाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार है गरीबों को और सोशल सेक्टर को कुछ प्रावधान दे करके सस्ती बिजली देने का, वो अधिकार ख़त्म हो जाएगा अगर बिजली के कानून में परिवर्तन जो केंद्र की सरकार करना चाह रही है उस परिवर्तन को किया जाता है। तो इसलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में भी इस सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव भी लिया जाएगा और बातचीत भी की जाएगी। और जो लेबर कोड्स हैं जिसको सरकार ला करके मजदूरों के हितों के ऊपर हमला कर रही है, उन लेबर कोड्स को अस्वीकार करते हुए, उनके रूल्स को अस्वीकार करते हुए दोबारा से लेबर कोड्स पे बहस हो, क्योंकि ट्रेड यूनियन हमारा अधिकार है। वहीं खबर कानोता से सामने आ रही है, जहां पर कानोता थाने में बस्सी एसीपी सुरेश सांगला के नेतृत्व में सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई। बस्सी क्षेत्र के कानोता थाने में रविवार को बस्सी एसीपी सुरेश सांगला के नेतृत्व में सीएलजी की मीटिंग की गई और मीटिंग के दौरान बताया कि इस समय प्रदेश भर में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह मीटिंग की गई है। इसी दौरान विभिन्न गांव के मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग का आयोजन बस्सी एसीपी सुरेश सांगला व थाना इंचार्ज रघुवीर सिंह के नेतृत्व में सीएलजी मेंबर की मीटिंग रखी गई है, जिसमें एसीपी सुरेश सांगला के द्वारा सभी को कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूक किया और कहा कि मुंह पर मास्क लगाकर रहें, बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करें, 1 मीटर की दूरी से बात करें। इस दौरान मीटिंग में व्यापार मंडल के सदस्य व अन्य आसपास के गांव के लोग भी उपस्थित थे और कहा कि व्यापारी भी अपना प्रतिष्ठान सही समय पर बंद कर दें और सभी व्यापारी मुंह पर मास्क लगा कर रहें और कोई भी ग्राहक सामान लेने आता है तो मुंह पर मास्क लगा करके आए तो ही उन्हें सामान दें। वे इस दौरान सभी को जागरूक करते हुए एसीपी ने कहा और सभी एक दूसरे को जागरूक करें जिससे कोविड-19 से हम बच सकें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का हमें पालन भी करना चाहिए, यह जानकारी देते हुए उन्होंने चेतावनी भी दी। होम क्वारंटाइन करके आए हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और लोग को जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता का अभाव है, तो इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से संघर्ष करने के लिए आज एक सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया है यहाँ पे। और सीएलजी सदस्यों के माध्यम से हम समाज तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सभी लोग मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं वो प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। दूसरा ये मैसेज भी हम सीएलजी के माध्यम से मैं समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो नाइट कर्फ्यू है जो सरकार ने व्यवस्था की है उसका प्रॉपर पालन करें। अगर कहीं पर भी इसका उल्लंघन किया जाएगा तो प्रशासन सख्ती के साथ पेश आएगा। और कानोता इलाका क्षेत्र में जितने भी पॉजिटिव आए हैं उन सभी क्षेत्रों पर कर्फ्यू लगवाए गए हैं और आज हम वहाँ पर विजिट करके आए हैं। वहाँ के मोहल्लों के जो स्थानीय निवासी है उन निवासियों को जागरूक किया गया है कि ये लोग अगर किसी प्रकार का प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाए और इनसे इंटरेक्ट करते समय जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसको क्वारंटीन ही रखा जाए, किसी प्रकार का उसके साथ इंटरेक्शन ना किया जाए। सर, जो व्यापारी हैं वो रात को 9 बजे तक भी दुकानें बंद नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपकी क्या कार्रवाई है? उनके लिए ये सख्त मैसेज है कि अगर उन्होंने ये जो कर्फ्यू के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उनको दुकानों को सील किया जाएगा और जो भी गाइडलाइन बनी हुई है उसका पालन करवाएंगे। थैंक यू सर। वहीं दौसा जिले के अंदर अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार टीलावाल का स्वागत किया गया है। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बाबूलाल टीलावत का रूपा की नांगल में केलों से तुला करके दान व उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहां की इकाई के कर्मठ कार्यकर्ता राम अवतार शर्मा एवं समस्त इकाई के सम्मानित लोगों ने मिलकर के किया है। बाबूलाल से इस सेवा के मार्ग को चुने जाने के लिए पूछने पर उन्होंने बताया कि समाज में सतत सुधार की प्रक्रिया के बावजूद भी कुछ कमियों को पहले उन्होंने जाना, फिर बहुत मनन किया और धरातल पर माना। इसके लिए एक संकल्प लेकर के इन सुधारों के लिए अपने लोगों के बीच में जाने का ठाना है। उन्होंने अपनों से बड़ों का आशीर्वाद एवं युवा शक्ति की प्रेरणा से इस मार्ग को चुना और इस छोटे से प्रयास को पूरे मनोयोग से सार्थक करने का संकल्प लिया गया। जिससे समाज को लगे कि आप
बहुत समाज का भला कर रहा है और सेवक के रूप में सब चीज अभी चलता है। सर आपका सवाल बहुत टेढ़ा है लेकिन ये है कि समाज को संदेश तो ये है कि हमें फिजूल खर्चा बचाना है, शिक्षा पे खर्च करना है। वहीं खबर सेडवा से सामने आई है, जहां पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की गई है और 50 लीटर हदकर शराब जब्त करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। सेडवा के अंदर पुलिस थाना ने मुखबिर की सूचना पर पुंजासर से 50 लीटर हदकर शराब बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पुंजासर निवासी दानाराम पुत्र सवाईराम गर्ग के घर पर अवैध हदकर शराब का कारोबार करता है। इस पर हेड कांस्टेबल लादूराम विश्नोई, कांस्टेबल जैसाराम, दिनेश कुमार, टेलाराम एवं चालक रेखाराम की एक टीम गठित कर पुंजासर निवासी दानाराम के घर दबिश दी गई। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी दानाराम घर के पिछले दरवाजे से फरार हो गया। जांच पड़ताल करने पर प्लास्टिक के छोटे ड्रम में अवैध हदकर 50 लीटर शराब मिली है। पुलिस ने शराब जब्त की और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। वहीं खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए थानाधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों की बैठक की है। फुलेरा सहित राजधानी जयपुर में पूरे प्रदेश व देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी रणजीत सिंह ने रविवार की शाम को 6 बजे थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली है। बैठक के दौरान थानाधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों से आग्रह किया कि सभी अपने अपने क्षेत्र में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क का उपयोग करते हुए कराते एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करें। इसके लिए 2 बार जनता को पैम्पलेट के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। तो वहीं फिर भी आमजन जागरूक नहीं होंगे तो पुलिस को नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं बैठक में कस्बे में हो रहे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई और इसी दौरान दैनिक रेल यात्री महासंघ अध्यक्ष अशोक वासुदेव, भूतपूर्व सैनिक कमेटी अध्यक्ष मनोज कुल्हारी, हरिशरण चतुर्वेदी सहित कई लोग उपस्थित रहे। सर आज जो सीएलजी की बैठक हुई है इसमें क्या क्या मुख्य बातें रखी गई है? आज जो सीएलजी की मीटिंग है उसमें राज्य सरकार की कोरोना की दूसरी लहर गाइडलाइन के बारे में बताया गया है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपस में सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज वगैरह है वो भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादा नहीं घूमें, घर से ज़्यादा अनावश्यक रूप से बाहर नहीं लगें। प्रतिष्ठान अपने कस्बे के बाज़ार में कोई भी प्रतिष्ठान है उसके अंदर दुकानदार बिना मास्क के कोई सामान नहीं बेचेगा और ग्राहक को भी यही निर्देश करेंगे कि भी मास्क लगा करके सामान लेने के लिए आए और टाइमली जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी उसके अकॉर्डिंग दुकान को खोलने का और बंद करने के समय के अनुसार हो रहे हैं। बाज़ार में भीड़ भाड़ इलाके में अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति नहीं घूमे, जो ज़रूरतमंद है सामान लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहने की इनको हिदायत दी गई है। सर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर कितने लोगों तक की जो बनाई गई है, सर कितने लोगों तक सीमित है? सामाजिक कार्यक्रम में पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 200 आदमी तक की, लेकिन अभी उसको घटा करके कम कर दी गई। इसमें 100 आदमी तक कर रहे हैं, 100 की जगह पे 50 हो गए, 50 व्यक्ति तक वो आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आदमियों को नहीं है। उसके बाद में सरकार से, एसडीएम साहब से या कलेक्टर साहब से, इन्हीं से किसी परमिशन लेकर के ही जो कार्य करना है उचित नियम के अनुसार कार्य करना है। सर मार्केट खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया गया है क्या? मार्केट खोलने का इसमें कोई, वैसे तो जो मेन सिटी हैं जैसे जोधपुर है, जयपुर ग्रामीण जो शहर है, तो उदयपुर है, मेन सिटी है, उनका अंदर तो टाइमिंग पहले रात को 8-10 बजे तक था, उसके बाद 10 से 8 बजे तक कर दिया गया। 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू का टाइम है उसमें मेन से। बाकी नगर पालिका जो क्षेत्र है उसमें भी 8 बजे तक का ही टाइम है। 8 बजे के बाद में दुकानें वगैरह बंद कर दी जाए और सुबह 6 बजे तक उसमें गश्त और नाकाबंदी पॉइंट है उनको चेक किया जाएगा। आज सोमवती अमावस्या है और उदयपुर वाटी के अंदर सोमवती अमावस्या के दिन हजारों श्रद्धालु मौजूद होते हैं एक ही स्थान के ऊपर, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते हुए वह सभी मौजूद एक साथ नहीं हो सके हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उदयपुरवाटी धार्मिक स्थल लोहारगल में सोमवार को सोमवती अमावस्या होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ होनी थी। वहीं पुलिस प्रशासन के
चाक चौबंद होने के कारण लोहारगढ़ कुंड पर सन्नाटा छाया रहा है। गोलियाड़ा बस स्टैंड पर ही भारी पुलिस बल भी तैनात था। कोरोना महामारी को देखते हुए पहले ही पंचायत द्वारा व प्रशासन द्वारा सोमवती अमावस्या पर शाही स्नान नहीं होने की बात कही गई थी। कोरोना महामारी को लेकर सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं को शाही स्नान नहीं करने दिया गया। इस दौरान जगह जगह पॉइंटों पर पुलिस के जवान तैनात रहे तथा लोहारगढ़ कुंड पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं एएसआई ब्रजमोहन व एसआई राजेंद्र सिंह जगह जगह बनाए गए पॉइंटों को संभालते रहे। और आपको बता दें कि हर वर्ष सोमवती अमावस्या पर लोहारगढ़ कुंड पर हजारों की संख्या में लोग शाही स्नान कर पुण्य कमाते हैं, मगर कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पंचायत द्वारा व पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण लोहारगढ़ कुंड पर श्रद्धालुओं का शाही स्नान नहीं हो पाया। के अंदर सोमवती अमावस्या का मेला है, उसके अंदर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौक चौबंद है और पुलिस प्रशासन की ओर से 82 आदमी जाब्ते के लगाए गए हैं, जो लोहागढ़ चौराहा से लेकर के और कुंड तक करके जगह जगह चेक पोस्ट बना करके लगाए गए हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और जो अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए जो आ रहे हैं तो उसको लोहागढ़ चौराहे के ऊपर रोक दिया गया है और 1-2 आदमी जो क्रियाक्रम करने के लिए अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए अंदर आने दिया जा रहा है। आज लोहागढ़ पूरी तरह से बंद है और जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना और सभी जो आने वाले दर्शनार्थी हैं उनके मुंह के ऊपर मास्क लगाना है। सभी लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो 45 साल से ऊपर के वर्ग लोग हैं उनको कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। वहीं आज ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर फुलेरा के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। फुलेरा कस्बे के ज्योतिबा फुले सर्किल पर रविवार को सुबह 10 बजे महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले संस्था के तत्वाधान में जयंती समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया है। समारोह की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष किशन लाल सैनी ने की, जबकि मुख्य अतिथि विद्याधर सिंह चौधरी रहे हैं। विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल, पालिका उपाध्यक्ष योगेश सैनी, राकेश वर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, माली सैनी समाज अध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी, पार्वती देवी रहे। और कार्यक्रम का शुभारंभ सर्किल पर फुले के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके किया गया। संस्था अध्यक्ष राजकुमार सैनी व पदाधिकारियों की ओर से अतिथियों का सम्मान किया गया और उसके बाद नवनिर्वाचित पालिका बोर्ड का सम्मान कर संस्था की ओर से समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। श्री राम नगर स्थित माली सैनी समाज शिव मंदिर प्रांगण में माली समाज संस्था के तत्वाधान में समाज अध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी की अध्यक्षता एवं सत्यनारायण सैनी के मुख्य आतिथ्य में फुले के चित्र से सम्मुख दीप प्रचलित व पुष्पहार पहनाकर मनाई गई है और इस अवसर पर सभी समाज बंधु भी उपस्थित रहे। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आई है, जहां पर दौसा जिले के अंदर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी ने ज्योतिबा फुले जयंती समारोह के अंदर शिरकत करी। दौसा जिले के अंदर पूर्व मंत्री भाजपा भूपेंद्र सैनी ने उदयपुरा तहसील सिकराई में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी का माला एवं साफा पहना करके स्वागत सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी समाज सुधार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और एकजुट रह करके एक साथ रह करके आगे बढ़ने के बारे में शपथ दिलाई और हमेशा एक साथ रहने के वादे कराए और ज्योतिबा फुले जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सैनी द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सरकारी कर्मचारियों के पद पर चयनित सभी को छात्रों को सम्मानित प्रशस्ति पत्र मोमेंटो भेंट की गई, जिसमें साथ में डायरेक्टर त्रिलोक सैनी और सतीश सैनी, एबीवीपी और पूर्व अध्यक्ष ज्योतिबा फुले, घासीलाल सैनी और ओम प्रकाश सैनी भारी मात्रा में युवा शामिल हुए हैं। वहीं सेडवा के अंदर सीएलजी सदस्य व्यापारीगण की मीटिंग का आयोजन किया गया। सेडवा थाना परिसर में सामुदायिक संपर्क समूह की बैठक का आयोजन हुआ है। एसआई बाबूराम के निर्देशन में बैठक संपन्न हुई है और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के अधिकारियों ने सदस्यों को आगे बढ़कर के जागरूकता बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। कोरोना के दूसरे दौर को अत्यंत भयावह बताते हुए
इससे बचाव के उपायों पर अमल करने की बात भी कही है और कोरोना टीकाकरण के व्यापक स्तर पर प्रचार कर टीका लगाने के लिए प्रेरित किया गया। तो वहीं मास्क नहीं लगाने पर चालान व जुर्माना लगा करके मास्क को अनिवार्य करने के लिए सुझाव उपस्थित दिए गए। वहीं उपस्थित ग्रामीण कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रहीम खान, कायम खान, हाजी नवाब बशीर खान धारेसा, पुरखाराम अमानुल्लाह खान सहित कई लोग वहां मौजूद रहे और सेडवा थाने परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में बढ़ते इस कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, रोजी रोटी बचाने के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते ताकि आजीविका चलती रहे, लेकिन जीवन बचाना भी ज़रूरी है और हमें सख्ती करनी होगी। शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को पहले कम किया और अब और कम करेंगे। गहलोत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर ओपन वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरोना गांवों में नहीं फैला था, लेकिन अब इससे मरने वालों में 30% संख्या गांव से ही है। अजमेर की राजस्व मंडल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी ने सीनियर आरएएस अफसर सुनील शर्मा और आरएएस बीएल मेहरा और दलाली करने में आरोपी वकील शशिकांत जोशी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एसीबी कोर्ट के जज के घर में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगा। कोर्ट ने केस की पत्रावली पढ़ने के बाद में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है। आरएएस सुनील शर्मा और बीएल मेहरा अजमेर में राजस्व मंडल बोर्ड के सदस्य हैं। पिछले कई दिनों से मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन और अजमेर एसीबी के एसपी समीर सिंह के सुपरविजन में तीनों आरोपियों पर शनिवार देर शाम को शिकंजा कसा गया था। शनिवार रात और रविवार रात को दोनों आरएएस के जयपुर के वैशाली नगर और बापू नगर स्थित घर और अजमेर में शशिकांत जोशी के आवास पर तलाशी की, जिसमें करीब 90 लाख रुपए की रकम और कई बेशकीमती संपत्तियों की जानकारी मिली है। फिलहाल तीनों आरोपियों से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ का दौर जारी है और अब तीनों आरोपियों को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों अधिकारी अजमेर स्थित रेवेन्यू बोर्ड में रेवेन्यू से जुड़े मामलों में फैसले देने या बदलने की एवज में घूस लेते हैं। पाली जिले में कोरोना महामारी की बढ़ती दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देश से हर उपखंड मुख्यालय पर विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास सहित सभी विभागों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जिले में लगातार सप्ताह भर से बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने और फैलने से रोकने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इस विशेष बैठक में वैक्सीनेशन को तेज करने, सरकारी गाइडलाइन का पालन करवाने का अनिवार्यता लागू करने का निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां मरीजों की संख्या 5 गुना तेजी से बढ़ी, तो वहीं वैक्सीनेशन का ग्राफ भी 27 गुना तक बढ़ गया। राजधानी जयपुर में 16 जनवरी से 8 अप्रैल तक 7,245 वैक्सीनेशन कैंप में 8.41 लाख पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। हालांकि डर और भ्रम के चलते हुए 16 जनवरी से 31 मार्च तक वैक्सीनेशन कैंप में काफ़ी कम लोग पहुंचे हैं। 22 मार्च के बाद से जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई। 16 जनवरी से 31 मार्च तक यानी 75 दिन में 4,07,644 डोज लगी हैं, यानी औसतन 5,435 डोज रोजाना लगी। लेकिन अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार 10 गुना तक बढ़ गई और औसतन रोजाना लगने वाली वैक्सीन का आंकड़ा 54,098 तक पहुंच चुका है। इधर रविवार रात को कोविशील्ड की 4 लाख डोज पहुंचने से वैक्सीनेशन में तेजी और होगी। रविवार को 77 इलाकों में 648 नए केस मिले और एक की मौत भी हुई है। राजधानी में अब तक 66,968 पॉजिटिव मिल चुके हैं
और रविवार को कोरोना से एक मौत भी हुई और फिलहाल 5,878 केस एक्टिव भी हैं। सोडाला में 46, झोटवाड़ा में 43, मानसरोवर शास्त्री नगर में 22, जवाहर नगर वैशाली नगर में 21, प्रताप नगर में 20, सांगानेर विद्याधर नगर लालकोठी में 19, सेंट्रल जेल जगतपुरा में 17 केस सामने आए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की सुबह की अपडेट की ओर। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ इन दिनों अपने स्वभाव के विपरीत एग्री मैन वाले अवतार में नजर आ रहे हैं। एक विज्ञापन में द्रविड़ कार से बाहर बल्ला लहरा करके खुद को इंदिरा नगर का गुंडा बता रहे हैं और उनका ये अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया है। और अब पुलिस भी लोगों को यातायात नियमों, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश देने के लिए इसका सहारा ले रही है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को इस महामारी के खिलाफ सतर्क करने के लिए मुंबई पुलिस ने द्रविड़ के इस विज्ञापन का सहारा लिया। 74वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेताओं इरफान खान और ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दिया गया है। अवार्ड शो के इन मेमोरियल सेगमेंट में रविवार की रात समारोह के दौरान दोनों एक्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई और दोनों अभिनेताओं का पिछले साल अप्रैल में निधन हुआ था और दिवंगत अभिनेताओं को अकेडमी द्वारा सम्मानित किए जाने पर इमोशनल फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से रिश्वत केस में पकड़े गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी BL मेहरा और सुनील कुमार शर्मा को गहलोत सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात दोनों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,68,912 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। यह देश में एक दिन में मिलने वाली संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस सामने आए थे और देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज़्यादा नए केस मिले हैं। इनके अंतर्गत महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल हैं और महाराष्ट्र में पहली बार यह संख्या 63,000 के पार चली गई है, तो यहाँ पर 63,294 संक्रमित पाए गए हैं और प्रदेश के अंदर 349 मौतें भी हुई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के अर्धशतकों की मदद से रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग T20 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हरा करके अपना अभियान जीत से शुरू किया है। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट पर 187 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे के अर्धशतकों के बावजूद 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।